वोमिट के साथ किसी मानव शरीर की हड्डी का गले से बाहर निकलना, हाथों की हथेली पर काले निशान बन जाना जैसे किसी ने एक गर्म सलाख हाथ पर चिपका दी हो। रात को अक्सर ये ऐसे लगना जैसे कोई कंधों का मांस पीछे बैठकर खा रहा हो। इन सारी घटनाओं का तथ्य जुड़ता है एक ऐसी पूरी घटना से जो हमारी एक परिचित के साथ हुई, जिनका नाम है मधु। मधु का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। बेंगलोर में रहने वाली ये 21 साल की लड़की बेहद ज़्यादा खूबसूरत और अपने ब्रेकअप की परेशानी से जूझ ही रही थी। उनको हार्ट ब्रेक उनका इतना ज़्यादा हुआ, उनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। अब वो अपने आप को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए किसी ऐसे काम की तलाश करने लगी जो उनकी ज़िंदगी को बहाल कर दे, यानी वो अपने ब्रेकअप की या अपनी पुरानी यादें मिटा सकें। उनकी हाल ही की एक फ्रेंड ने, जो उनकी बेस्टी थी, उसने एक पेपर में ऐड दिखाया। पेपर में ऐड था यूपी के एक छोटे से गांव का, जहां के एक बहुत बड़े ज़मींदार अपनी बीवी के लिए एक केयरटेकर की तलाश कर रहे थे। उसने वो एडवर्टाइजमेंट देखा न्यूज़पेपर में और उसमें सैलरी लिखी हुई थी 50,000। ये ऑफर मधु को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जो पायल ने उसे दिखाया था। मधु बिना कोई देरी किए उस छोटे से गांव के लिए निकल गई। गांव के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर शाम का वक्त हो चुका था। लगभग 6 बजे जैसे ही ये उस रेलवे स्टेशन पर पहुंची, इसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। दूर दूर तक इसको कोई वहाँ आता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि यहाँ पहुँचने से पहले इसने अच्छी तरह से उस ज़मींदार से बात कर ली थी, अपने बारे में उसको बता दिया था और ये लोग कॉल पर एक दूसरे से मिलने के लिए राज़ी हो गए थे। मधु यहाँ पर किसी सवारी का इंतज़ार करते हुए खड़ी थी। अचानक जैसे ही इसने अपनी नज़र घुमाई, इसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष हो चुकी होगी, वो इसके पीछे एक तांगा लेकर खड़ा हुआ है और ये उसे देखते ही इसकी चीख निकल गई, जैसे ये शॉक्ड हो गई हो। उसकी वजह थी क्योंकि उसने उस बैलगाड़ी का, उस सवारी के आने की आवाज़ अपने कानों से नहीं सुनी। उसने उससे पूछा भी कि मुझे तुम्हारे आने की आवाज़ आई नहीं, तुम यहाँ पर कब आए? उसने कहा कि आप शायद किसी गहरे चिंतन में थी, तो आपको शायद इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। उसको, मधु को ऐसा एहसास हुआ कि शायद उसका ब्रेकअप जो है वो अभी तक उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी है कि वो चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रही। अब जैसे ही वो उस रथ गाड़ी में बैठने लगी, जैसे ही उसकी सवारी में बैठने लगी, तो उस बूढ़े आदमी ने पहले ही मधु को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इस में बैठने के बाद जब तक हम अपने ज़मींदार साहब की कोठी तक नहीं पहुंचते, तो रास्ते में आप बाहर नहीं झांकेंगे, क्योंकि यहाँ का इलाका काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप इस सवारी से बाहर ना देखें। इसको लगा कि वैसे भी देखने लायक गांव में चीज़ें क्या हो सकती है। इसने ठीक कहा और ये अंदर बैठ गई। अचानक थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद इसको लगा कि जैसे बग्गी में जिसमें ये बैठी हुई है, उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसने देखा कि इसके बग्गी के दोनों तरफ दरवाज़ों पर लगे हुए जो पर्दे थे वो जलने लगे। इसकी समझ से बाहर बात हो गई। इसने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, इसको लगा जैसे इसका गला चोक्ड हो चुका है। इसने देखा तो एक काला साया एक पेड़ के बराबर में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। इसको बड़ा अजीब लगा। जैसे ही इसने अपनी पूरी जान लगाकर गले से बाहर आवाज़ निकाली, तो देखा कि बग्गी बिल्कुल सही सलामत थी और उसका दरवाज़ा खोलकर अब खड़ा था वो 50 साल का आदमी, जो इसको बिठाकर रेलवे स्टेशन से यहाँ ज़मींदार की कोठी पर लेकर आ गया था। मधु ने बड़े अजीब से स्वर में कहा कि अभी तो ये सब यहाँ पर जल चुके थे, ये पर्दे जल गए थे और मैंने किसी का हाथ देखा, मैंने कोई काले कपड़ों में कोई साया देखा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसीलिए मैं पहले ही आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप यहाँ से बाहर ना झांकें, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर होते हैं। उसने कहा कि जंगली जानवर नहीं, इस तरह का हाल था, लेकिन उसने ये समझा नहीं। मधु नीचे उतर कर आई, ज़मींदार से मिली और ज़मींदार से मिलने के बाद जैसे ही वो उसकी बीवी से मिली, जिसकी केयरटेकर की जॉब के लिए वो यहाँ पर आई थी, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। इसने अपने पूरे ईमानदारी से उसकी खिदमत की, उसकी केयर की, क्योंकि ये पहले से ही एक नर्स के बैकग्राउंड से आती थी, एक मेडिकल लाइन से आती थी।
जिसके लिए अपने पेशेंट की केयर करना ज़्यादा आसान था। लगभग 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इसने ज़मींदार की बीवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में कर दिया। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, लगभग वो ठीक ही हो गई। और 16वें दिन जैसे ही ये सुबह नाश्ता करने के लिए उनके साथ डाइनिंग पर बैठी हुई थी, तभी ज़मींदार की बीवी, जिनका नाम था रीमा, रीमा ने अपनी खुशी से इनको एक अंगूठी दी, मधु को, और कहा कि ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा-सा तोहफ़ा है। मधु ने इसके लिए इनकार भी किया, लेकिन रीमा की थोड़ी-सी ज़बरदस्ती के आगे और उनकी जो वो भावना थी, उसके आगे इसने हथियार डाल दिए और ये अपनी अंगूठी अपने हाथ में लेकर अपने कमरे में आ गई। लगभग 16 दिन अब बीत चुके थे। इसको अपनी फ्रेंड पायल को यहाँ पहुँचने के बाद बस एक ही बार उसको इन्फॉर्म किया था। उसके बाद से 15 दिन के अंदर-अंदर इसका कोई कॉन्टैक्ट उसके साथ नहीं था। इसने जैसे ही अपना लैपटॉप देखा, अपना फ़ोन देखा, तो उन दोनों में ही नेटवर्क इश्यू था। उससे कॉन्टैक्ट करने का कोई भी संसाधन अब इसके पास मौजूद नहीं था। इसकी ज़िंदगी तब्दील हुई जब ये कहानी पहुँची उस दिन, जब इसने वो अंगूठी पहनी। लगभग रात के 9 बजे जब ये अपने डाइनिंग टेबल पर ज़मींदार और उसकी बीवी रीमा के साथ खाना खा रही थी। अचानक खाना खाते-खाते इसको लगा जैसे कोई निवाला इसके गले में फँस चुका है, ये इसका गला चॉक्ड हो चुका है। जैसे ही ये खाँसने लगी, इसको खाँसी होगी, तभी रीमा ने एक पानी का ग्लास इसकी ओर दिया। इसने जैसे ही पानी का एक सिप पिया, अचानक इसको वहीं बैठे हुए वॉमिट हो गई और इसने देखा कि वो वॉमिट ब्लीडिंग के साथ उसमें एक ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसका मौजूद होना लगभग असंभव था। उस ब्लीडिंग के साथ इसके गले से बाहर निकल कर आई थी मानव शरीर की एक हड्डी, जो कि असंभव था क्योंकि खाना ये वेज खा रही थी। इसको बहुत ज़्यादा शॉकिंगली ये चीज़ लगी। इसको लगा कि शायद इसी के गले की कोई चीज़, इसके ही गले की कोई हड्डी शायद ऐसे ब्लीडिंग से बाहर आ गई है। ये परेशान हो गई। अब जो वो ज़मींदार की बीवी थी उसने भी इसके साथ थोड़ा-सा हाव-भाव प्रकट किया। उन्होंने पूछा भी कि तुम्हारी ये क्या हुआ? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? इसने कहा कि शायद कोई ऐसी ही चीज़ या कोई शायद नर्वस सिस्टम मेरा ऐसा हो गया होगा, तो शायद मुझे ही हो गया, बट कोई नहीं, मैं इसको कवर कर लेती हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद जैसे ये थोड़ा नॉर्मल हुई, ये अपने रूम में पहुँची। रूम में पहुँचने के दौरान जैसे ही ये अपने बेड पर बैठी हुई इस हादसे के बारे में सोच रही थी, इसको महसूस हुआ कि इसकी नाक से कोई चीज़ बह रही है। इसने जल्दी से ही अपने ड्रेसिंग रूम में जैसे ही ड्रेसिंग के शीशे में जाकर अपने चेहरे को देखा, तो इसने देखा कि इसकी नाक से भी ब्लीडिंग हो रही थी। ये जल्दी से भागी बाथरूम की तरफ, एक वॉश बेसिन की तरफ। वहाँ पहुँची ही थी कि वहाँ के शीशे में जैसे ही इसने देखा कि वो ब्लीडिंग और ज़्यादा तेज़ी के साथ इसकी नाक से बह रही थी। खून इसकी नाक से और ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा था। और लगभग यही वो पल था जब इसके शरीर को लगा जैसे ये अकड़ चुकी है। इसके पैर, इसके हाथ लगभग जाम हो चुके हैं। इसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची, इसकी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये वहाँ पर खड़ी हो के अपने चेहरे को साफ कर सके। अचानक ही ये एकदम से गिर पड़ी। इसका सर उस वॉश बेसिन के टैप में लगा और ये नीचे गिर पड़ी। अगले दिन जब इसकी आँखें खुली, तो इसने देखा कि एक नौकरानी अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए इसके सिरहाने पर खड़ी है और ये अपने बेड पर लेटी हुई है। इसने पूछा कि मुझे क्या हुआ था? नौकरानी ने बताया कि मैं तो सुबह काम करने के लिए आई थी। जैसे ही साफ-सफाई के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोला, आप वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। और हैरत की बात है कि जब आप गिरी तो थोड़ा आवाज़ तो हुई होगी। मुझे हैरत हो रही है कि मालिक और मालकिन ने आपकी आवाज़ सुनकर आपकी तरफ को क्यों नहीं देखा? मधु ने जवाब दिया कि शायद उनको आवाज़ नहीं पहुँची होगी। वैसे भी वो अभी बुरी हालत से गुज़री हैं, तो शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो। इतनी बात करने के बाद वो नौकरानी इसको थोड़ी-सी इसी के कहे अनुसार दवाई वग़ैरह देकर के चली गई। दिन में ये बैठे-बैठे सोचने लगी कि ये सब इसके साथ अचानक क्या होने लगा। कल ही तो इसके गले से एक हड्डी-नुमा चीज़ बाहर निकल के आई थी। इसने कोई नॉन-वेज नहीं खाया। रात को ये बैठे-बैठे इसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग इतनी हुई कि जैसे ही साफ़ करने के लिए ये पानी के वॉश बेसिन के पास जाकर खड़ी हुई, तो वहाँ अचानक गिर पड़ी। इसकी हिम्मत ही ख़त्म हो गई और अब आँखें खुली तो ये दिन ही गुज़र चुका है। यही सब सोच में वो इतनी ज़्यादा डूबी पड़ी थी कि उसको वक़्त का पता ही नहीं चला।
लगभग शाम के 5 बजे रीमा इसके कमरे में आती हैं। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसा विचार हो सकता है जो तुम अपने मन में लिए बैठी हो, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझसे बता सकती हो। इसने मना कर दिया। इसके बाद इनके खाने का टाइम हुआ, जैसे ही रीमा ने इसको खाने के लिए इनवाइट किया, इसने मना कर दिया। इसने कहा कि अभी मेरा मन नहीं है, शायद तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं नहीं खा पाऊँगी। और ये चुपचाप अपने बिस्तर पर ऐसे ही बैठी रही। अचानक रात को 11 बजे के आसपास इसको किसी की आहट सुनाई देती है, जबकि ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो गाँव और लगभग 9 बजे उस कोठी का चप्पा-चप्पा बिल्कुल शांत हो जाता था। इसको अजीब लगा। इसने जैसे ही हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर झाँकने की कोशिश की, तो उस गैलरी में दूर-दूर तक कोई नहीं था। ये वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। इसको लगा कि इसका ब्रेकअप इसको इतना ज़्यादा हिट कर चुका है कि ये कोई भी चीज़ जो इसके आस-पास हो रही है वो बिल्कुल एबनॉर्मल है। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। अब एक दिन जो इसके साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा डरावना था। लगभग 3 दिन बाद रात को ऐसे ही ये अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक इसकी आँखें खुलती हैं और इसने देखा कि ये लगभग बिस्तर पर अपने पैरालाइज्ड हो चुकी थी। इसको लगा कि जैसे इसका शरीर जो है वो सुन्न पड़ चुका है, वो बिल्कुल जाम हो चुका है और इसके जो कंधे हैं, शोल्डर्स, उनके पीछे का हिस्सा, वहाँ पर कोई अपने नाखून गड़ा रहा है। इसने बड़ी हिम्मत से करवट लेने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ना तो ये उस वक़्त चल पा रही थी, ना ये किसी को पुकारने के लिए चिल्ला पा रही थी, ना अपने गले से आवाज़ निकाल पा रही थी। मधु ने बताया कि लगभग 2 घंटे तक इसके साथ ये सब हुआ। इसके हाथों को लग रहा था जैसे कोई पकड़कर मोड़ रहा हो और इसके जो कंधे हैं, इसको लग रहा था जैसे कोई दाँत कड़ा रहा हो। लगभग इसके जो कंधों का मांस है, लग रहा था इसको जैसे कोई कुरेद कर दाँतों से खाने की कोशिश कर रहा हो। इसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। अगले दिन जब ये उठी, इसने सारा हाल रीमा को बताया। रीमा ने कहा कि तुम्हारे दिमाग का कुछ फितूर है, वरना एक काम करो, तुम मुझे दिखाओ। रीमा ने जैसे ही इसके शोल्डर्स को चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई निशान नहीं, कोई दाग नहीं। उसको बड़ी हैरानी हुई कि रात तो लगभग ऐसी हालत हो चुकी थी कि मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन ये सब तो बहुत अजीब है। अब इसी सोच के साथ ये अपने वापस कमरे में आई और शाम तक इसको महसूस हुआ कि इसके सीधे हाथ की हथेली में जलन हो रही है। इसने हाथ की हथेली को गौर से देखा तो वहाँ पर एक काला निशान पड़ा हुआ था। लगभग ऐसा जैसे किसी ने गरम सरिया इसके हाथ पर रख दिया हो। बिल्कुल वैसे ही। इसको बहुत ज़्यादा जलन हुई। इसने जल्दी से अपने जाके हाथ धोए। इसको कोई आराम नहीं लगा। और जैसे ही ये अपने कमरे में हाथ धोकर वापस आई, खड़ी ही हुई थी कि अचानक इसके पैरों को लगा जैसे इसकी जान पैरों की निकल गई हो। ये पैरों से पैरालाइज्ड हो गई। ये ज़मीन पर गिरी और वो जो निशान थे वो लगभग इसके शरीर पर फैलने लगे। इसकी हथेली पर, इसके शोल्डर्स पर, इसके पैरों पर। अगले दिन जब इसकी आंखें खुली तो इसने देखा कि इसके हाथों पर, इसके पैरों पर, इसके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। इसके सिरहाने पर वही नौकरानी और रीमा इसके बराबर में बैठी। रीमा ने इससे कहा कि तुम्हें क्या हो गया? तुमने हमारी इतनी सेवा की, तुमने हमें ठीक किया और ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? इसको दिलासा देने के बाद, इससे बातचीत करने के बाद वो यहाँ से उठ के चली गई। अगले ही पल वो जो नौकरानी थी, उसने मधु से बात की। मधु से कहा कि हमारा जो गाँव है, अक्सर ही यहाँ पर काले जादू की कहानियाँ बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। आप पहले से ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद रास्ते में आते वक़्त आपकी किसी की आप पर बुरी नज़र पड़ गई हो। आपको किसी से इस बारे में बात करनी चाहिए। मार्जिन इस बारे में बात नहीं करती हैं क्योंकि वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं मानती। मधु ने इसकी बात को इग्नोर किया क्योंकि
ये पहले ही एक ऐसी सिटी से आती थी जहाँ पर चीज़ें होना ऐसी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ थी। उसको लगा कि ये सब तो अंधविश्वासी बातें हैं। लगभग 30 दिन बीत चुके थे और अब इसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि ये अपनी बिस्तर से खड़ी होकर बाहर जा सके। इसकी सहेली पायल इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि लगभग 2 महीने से इससे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। उसने जैसे ही ट्रेन का टिकट बुक किया, जल्दी से यहाँ पहुँची, उसने अपनी सहेली की ऐसी हालत देखी, उससे देखा नहीं गया। उसने रीमा से कहा कि ये तो आपको ठीक करने आई थी, आपने इसके साथ ये क्या करा दिया, ये सब क्या हो रहा है? रीमा ने भी कहा कि हम तो पहले से ही परेशान हैं कि मधु के साथ ये सब क्या चल रहा है, ऐसी तो उम्मीद हमें कभी भी नहीं थी, ये तो पहले से ही हमारी मेहमान है, हम इस बारे में क्या बता सकते हैं। पायल को मौका मिला उस नौकरानी से बात करने का। नौकरानी ने वही बात पायल से भी कही। पायल ने कहा कि यदि तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो कि तांत्रिक हो, बाबा हो, जो इन सारी चीज़ों का ज्ञान रखता हो, तो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। अगले ही दिन वो जो नौकरानी थी उसने इस बात का इंतज़ाम कर दिया और जैसे ही ये लोग एक तांत्रिक के पास पहुँचे, उसने कहा कि यदि आप अपनी सहेली का मुझे एक सर का बाल ला कर के दे दें, तो मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ये मुझे पता चल सकता है कि उस पर कोई काला जादू या किसी आत्मा का अगर कोई साया या प्रभाव है। इन्होंने ठीक वैसे ही किया। मधु के एक बाल को लेकर ये अगले दिन उस तांत्रिक के पास पहुंची। इस दौरान मधु की हालत लगभग उस मरीज के जैसी हो चुकी थी, जो न जीने के लिए जी सकता था और मरने के लिए अपने आप को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। तांत्रिक को ये बाल देकर क्या हो गए। अगले दिन जैसे ही ये तांत्रिक से उस विषय में बात करने के लिए पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि तांत्रिक अपनी ही चारपाई पर अधमरा पड़ा है। इन्होंने जाकर उससे बात करने की कोशिश की, पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि आपकी सहेली पर एक ऐसी आत्मा का प्रभाव है जो बलि पर कार्य करती है। आपकी जो सहेली की आत्मा है वो एक ऐसी विचित्र आत्मा के वश में है जो बलि लेकर अपने कार्य को पूरा करती है, किसी दूसरे को अपने वश में करती है और उससे लड़ना या उससे कुछ बहस करके आपकी सहेली की आत्मा को वापस लेकर के आना, उसको ठीक हाल में रखना, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। उसने कहा कि आप तो कर सकते हैं, आपको ज्ञान होता है इस चीज़ का। उसने कहा कि मुझे इस काम में सहायता करो, मुझे थोड़ा सा करवट लेने में मेरी हेल्प करो। इन्होंने जैसे ही उसको सहारा दिया, उसने करवट ली। इसने कहा कि मेरी पीठ पर लगे इस कपड़े को हटाकर देखो। इन्होंने जैसे ही उस कपड़े को हटाकर देखा, तो उस तांत्रिक के कमर की पूरी खाल लगभग उधड़ी हुई थी, जैसे किसी ने खाल की परत को कागज की तरह छुटा दिया हो। उसका ये हाल देखकर नौकरानी को वहीं पे उल्टी पायल ने कहा कि तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। उस तांत्रिक ने इसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी जान छोड़ो, मैं तुम्हारी सहेली की मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, ये वो घटना है जो यकीनन आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से कैसे हो सकता है, बट ये एक ऐसा सच है कि जब तक आपका कोई अपना परिचित इस तरह की बात आपको नहीं बता देता, आप यकीन नहीं करते। मैं भी नहीं करता था। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहें, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि ये कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसी के साथ में इसका ये पहला पार्ट यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप दूसरा पार्ट इसका जानना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे ईमेल पर आप उसको भेज सकते हो और यहाँ मैं उसको नरेट करके लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।